साथियों, कहीं मुझे अपनी ही पंक्तियां याद आती हैं लिखी हुई कि जब हुंकार भरे सैनिक तो पर्वत भी थर्राते हैं, और वंदे मातरम गाते गाते नाम अमर कर जाते हैं। कि हूँ चक्र को तोड़कर सैनिक अभिमन्यु हो जाते हैं, और रण में कौशल दिखला करके परम वीर बन जाते हैं। अदम्य वीरता और साहस की परिभाषा बतलाते हैं। लहू है पावन गंगा जल सा नित अभिषेक कराते हैं। थाली सजाकर आरती का हम वीर का वंदन गाते हैं, और धरती सूरज चांद सितारे छत छत शीश नवाते हैं। जी हाँ साथियों, आज के भारत मंडल न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में विजय दिवस कार्यालय की पूर्व संध्या पर मैं अंजलि सिसोदिया आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और साथियों, आज हमारे जो अतिथिगण हैं, जो हमारे आज के पटल पर उपस्थित भूतपूर्व सैनिक हैं, मैं सभी की गौरवशाली को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, सर वंदन करती हूँ कि आपने माँ भारती की सेवा सेना में रहकर इतने समय से आपने किया। बहुत बहुत नमन करता है भारत वंदन न्यूज आप सभी को। और मैं आगे की चर्चा का जो कार्यभार है हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय आदरणीय कर्नल जीतपाल सिंह जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और इस चर्चा को अपने संचालन के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर नमस्कार करती हूँ सभी को, चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अंजलि सिसोदिया जी। शहीदों के प्रति भावना कुछ पंक्तियों के साथ आज इस प्रोग्राम को शुरुआत करना चाहता हूँ। प्रेरणा शहीदों से हम नहीं लेंगे तो आजादी ढलती हुई शाम हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम करेंगे नहीं तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। कंचन महल हीरों की शान सौंप दीजिए, सांभर झील अंशुमान सौंप दीजिए। जो मातृभूमि मान लेवे मेरे वतन को, संसद और संविधान सौंप दीजिए। लेकिन जो कहे मेरे वतन को बांटने की, उस देशद्रोही की जुबान काट दीजिए। ए वतन तेरे आगे नमन, हम रहे मगन, तिरंगे की मान मर्यादा के लिए कर रहे हम जतन। हम सैनिक हैं, डटे हैं, भले ही कुर्बान हो। ए मेरे वतन तुझे बार बार नमन, ए मेरे वतन तुझे बार बार नमन। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। सभी सम्मानित सदस्यों का मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि कल 26 जुलाई को कारगिल दिवस है, और पूरे भारत में ही नहीं विश्व में जो कारगिल युद्ध है उसकी जो सराहनीय हुई है, और हमारे रणबांकुरों ने जो शहादत दी है, उन्होंने जो शौर्य गाथा कारगिल युद्ध में लिखी है, उसी के प्रति उनके प्रति हम नमन करते हैं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि आज इस शाम की बेला में हम अर्पित करते हैं। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि पूरा देश कल को कारगिल दिवस विजय गाथा की लहर में डूबेगा, और जगह जगह इस तरह शहीदों को नमन और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएंगी। जैसा कि मैंने भावनाएं व्यक्त की थी कि शहीदों को हमें हमेशा याद करते रहना पड़ेगा, जिससे कि हमारे सैनिक और जो सीमा पर डटी हुई फौज है उसका मनोबल ऊंचा रहे। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, और हमारे सैनिकों ने इसमें काफी अपना बलिदान दिया था, और शौर्य गाथा उन्होंने जो लिखी है इस कारगिल युद्ध में, आज हम उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे बीच में हमारे अतिथिगण में 2 अतिथि ऐसे हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में
सक्रिय भाग लिया था, उनसे हम इस कारगिल युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं अभी श्रीमान मेजर सुरेश राणा जी से आग्रह करता हूं कि उस कारगिल शौर्य गाथा के ऊपर आप अपने 2 शब्द रखें। धन्यवाद। स्वागत है सर। नमस्कार सारे मेरे साथियों को और हमारी बहन अंजलि सिसोदिया जी को, भारत बंधन न्यूज़ को मुझे आज टाइम मिला है। मैं मेजर कुंवर सुरेश राणा, वैसे तो मैं कारगिल युद्ध में पार्टिसिपेट मैंने नहीं किया था। कर्नल दीपक हैं और हमारे साथ सुरेश भाटी जी हैं, नायक भाटी जी, इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है, एक्टिव उसमें बाहर में गए हुए हैं। पर मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं आज इस गोष्ठी में मुझे आपसे बात करने का, आपके विचार सुनने का मौका मिला। जैसे कि हमारे संचालक कर्नल डॉक्टर जेपी सिंह जी ने कहा कि ये शहीदों के हमें याद करना चाहिए। मैं थोड़ी सी इसमें 2 चीज़ें और जोड़ना चाहता हूँ कि शहीद तो बॉर्डर पर होता ही है, वो तो अपना जान निछावर करता ही है, पर उसके साथ उसका परिवार भी उतना ही अफेक्टेड होता है, उसके माँ बाप, उसकी बहन भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे। तो हमें उनको भी नहीं भूल जाना चाहिए। और मैं अंजलि जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैनल पर एक बार जाके द्वारका में, दिल्ली में कारगिल अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो हमारे कैप्टन बत्रा और 3-4 वहाँ पे शहीदों के परिवार वहाँ पर रहते हैं, उनसे मिलिए। और ये चीज़ें जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये अगर स्कूल वाले बच्चों को ये चीज़ें दिखाई जाएं तो उनमें और जज्बा होता। जो कैप्टन बत्रा ने बोला था कि दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर का मतलब ये है कि आप आगे बढ़कर देश की, जिसके लिए वो अपनी कुर्बानी की है उनकी जीवन की, तो उनको आगे बढ़ाएं। दिल और भी ऐसे ऐसे आदमी पैदा हो ताकि हमारे देश की रक्षा हो जाए। मैं चंद लाइनें कह के आपको मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक मैंने आज सुना था, क्योंकि आज 22 साल हो गए हैं और ये काफ़ी दिनों से मनाया जा रहा है कारगिल दिवस, कोई विजय दिवस मनाते हैं जी। तो एक अर्ज करूंगा, मैं किसी गजरे की महक खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, एक नन्ही सी प्यारी सी बिटिया को चहकता हुआ छोड़ आया हूँ। मुझे सीने में समा लेना हे भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है और बड़ा सच्चाई है ये उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करिए। और मैं एक बार फिर आपके चैनल को, मैडम अंजलि सिसोदिया को, कर्नल तेजपाल सिंह जी को, डॉक्टर जेपी सिंह को धन्यवाद देता हूँ। और सारे चैनल में जितने भी आप आए हैं, अफसर साहबान, हमारे साथी हैं, एक शिवेश जी नायक हैं, इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट किया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इनके वो सुनूँ। और मैं ऐसे सोच रहा हूँ जैसे मैं खुद वहाँ गया हूँ, क्योंकि मैं 97 में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आ गया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, बहुत सुंदर सर। धन्यवाद मेजर सुरेश राणा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि शहीदों को हमें हर वक्त, हर समय, हर दिन याद करते रहना चाहिए, ना कि सिर्फ 26 जुलाई या 16 दिसंबर को जो हम 2 विजय दिवस मनाते हैं, सिर्फ उसी दिन याद करें। इस तरह से अगर हम शहीदों को याद करते रहेंगे तो इससे जो है देशभक्ति और राष्ट्रीयता, राष्ट्र भाव की भावना हर यूथ में जागृत होगी और उसको जागृत करना जो है देश के विकास के लिए
देश की तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी है। अब मैं आग्रह करता हूं कर्नल दीपक जी से, वो अपने वक्तव्य कारगिल पराक्रम के विषय में आप रखें। जी, स्वागत है सर। सर, हम आपको बहुत अच्छे से सुनना चाहेंगे और वो जो अनुभव आपने उस समय रोंगटे खड़े करने वाली जो वीरता शौर्यता हमारे देश के सैनिकों ने दिखाई, तो वो अनुभव बहुत लोगों तक पहुंचेंगे और हमारी युवा पीढ़ी को जो मार्गदर्शन आपसे मिलेगा। तो सर, खुल के समय लेके आप अपने विचार रखिए कि आपने किस तरह से युद्ध लड़ा, किन-किन परिस्थितियों में लड़ा, कौन-कौन सी पहाड़ियों पर लड़ा। वैसे तो आप मुख्य जो क्षेत्र था युद्ध का वो द्रास सेक्टर था, लेकिन जो भी है वो अपने निश्चित रूप से साझा कीजिए हम सबके साथ। स्वागत है। धन्यवाद मेजर राणा सर, अंजलि मैडम और आदरणीय सभी अतिथि। मैं वाकई दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक इतने अच्छे कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है और जो सभी के लिए एक ही उदाहरण होगा और एक ही शिक्षा का स्रोत भी होगा। जब अंजलि मैडम जब बोल रही थी तो शब्द राणा सर बोल रहे थे तो मेरी भी आंखें नम हो गई, तो पूरे दिन याद आ गए। मैडम, हम लोग 56 माउंटेन ब्रिगेड के हिस्सा थे और ये जगह मशकों में है। मैंने कुछ तस्वीरें जो हैं शेयर की हैं आपसे और मैं अनुग्रह करूंगा कि उसको भी आप समस्त दर्शक लोग को और दिखाएं। हाँ, मैं एडिटिंग के समय अवश्य लगाऊंगी वीडियो में, इस वीडियो में। जी मैडम। मैडम, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो युद्ध हुआ था ये पूर्ण युद्ध था, हालांकि ये लोकलाइज था। लोकलाइज जैसे 71 की वार की तरह ये पूरे हर जगह पूरे बॉर्डर पे नहीं था। ये सिर्फ कश्मीर में खासतौर से नॉर्दर्न सेक्टर पे बटालिक द्रास इस जगह पर ये हुआ था और कुछ हिस्सा इसका नीचे जो अखनूर सेक्टर आता है वहां पे था, मगर मेन जो युद्ध हुआ वो बटालिक और द्रास सेक्टर में था और मैं द्रास सेक्टर में ही था। वहां पर जो हालात थे वो काफी वो उस समय खराब थे। पहले बात की वो इंटेलिजेंस हम लोग का जो था वो फेलर हुआ था, जो हकीकत है। और जो शुरू में जैसे ये बताया गया कि ये मिलिटेंट है, पहले राष्ट्रीय राइफल्स गई, उसके बाद फिर इन्फेंट्री बटालियंस गई, फिर डिवीजन गई, फिर और बहुत सारी यूनिटें गई। फिर धीरे धीरे जब हम लोगों ने बिल्डअप किया तो पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए, एक के बाद एक कई पोस्टें कैप्चर करनी शुरू की। और फिर उनको पता चला कि ये उन्होंने जो मिस एडवेंचर किया था उसका क्या नतीजा होता है, क्योंकि शायद उन्होंने हिंदुस्तानी फौज का वो जज्बा, वो जुनून, वो ट्रेनिंग हमारी नहीं देखी थी। एक एक पोस्ट पर जब हम लोग जाते थे, कैप्चर करते थे, तो वो युद्ध करते थे मगर फिर वो छोड़ के भागते थे और हम लोग को सफलता हासिल होती थी। हमारी काफी कैजुअल्टी भी हुई। और दूसरी चीज ये है कि वो ये कुछ आवाज आ रही है मैडम, डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैंने म्यूट कर दिया है मैंने। जी मैडम, वो जो टेरेन है वो बड़ा टॉर्चरस है, बहुत ही दुर्गम जगह है और मैं अभी भी रिटायरमेंट के पहले उस जगह को देखने गया था। अब तो हालात बदल गए, पूरी टूरिस्ट एरिया बन गया, मगर आप उस जगह को देखेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी है और कुछ भी वहां पे डेवलप नहीं था, रोड कम्युनिकेशन कुछ नहीं था। तो वहां पे एम्यूनिशन पहुंचाना, वहां पे युद्ध की सामग्री पहुंचाना और युद्ध करना अपने आप में ही बहुत कठिन काम था। फिर भी हमारे जवानों ने जो जज्बा दिखाया और जिस तरह से युद्ध किया वो बहुत तारीफ काबिल है। और ये भारतीय सेना की ट्रेनिंग, उनके प्रशिक्षण, उनके जुनून और उनके साहस को दर्शाता है ये। और आगे भी ये युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा मैडम कि ये कश्मीर जो है, जैसे राणा सर ने बताया, माकी सर ने भी बताया कि ये शांत नहीं हुआ है। जो कैजुअलिटी होती रहती है, आतंकवाद होता रहता है। एक कारगिल में जो हुआ था वो था, जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ वो बहुत बड़े स्तर पे हो गया। अभी जो हो रहा है, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो अभी भी होता है, वो बहुत छोटे स्तर पे होता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। कारगिल में भी जो हुआ इन्फिल्ट्रेशन बहुत बड़े स्तर पर हुआ और उसका पता बहुत बाद में चला। अंतर सिर्फ इतना है। जी सर, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से भारत के लिए इतनी 18,000 फीट की ऊंचाई, लगभग मैंने पढ़ा था कि 18,000 21,000 तक
21,000 हाँ, फीट तक तो में लड़ाई क्या, हुई थी मैडम। अच्छा, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या थी हमारे सैनिकों के लिए। लेकिन जी क्या पाकिस्तान के सैनिकों का भी इतनी ऊंचाई थी उधर की साइड से, या उनका लेवल मैडम, ऐसा ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। और जी। उस समय के जो हालात थे वो ये थे, मैं आपको बता दूं और दर्शकों के लिए भी, 1949 का एक एग्रीमेंट है हम्म। भारत और पाकिस्तान के बीच में पुराना। जी। तो ये जो पोस्ट होती हैं इनको विंटर वैकेटेड पोस्ट कहा जाता है, जो ग्लेशियर्स पे होती हैं, जो हाई हम्म। एल्टीट्यूड एरियाज में होती हैं, जिसमें ये होता हम्म। है कि विंटर में हमारे सैनिक और उनके सैनिक वापस आ जाते हैं, और हम्म। जब गर्मी ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है तो वापस उस पोस्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। जी। पाकिस्तान ने धोखा दिया हम्म। और ये करीब जनवरी फरवरी में ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। हम्म। और एक युद्ध में एक बहुत बड़ा ये कि ये एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं सरप्राइज। तो इनिशियली शुरू में उन्होंने हमें सरप्राइज किया। उनकी जो तैयारी थी उस समय काफी हो चुकी थी, उनकी स्टॉकिंग थी पूरी, उन्होंने पूरी केबल की लाइन बिछा रखी थी, अपनी कम्युनिकेशन डेवलप कर रखी थी। मैं जब युद्ध में था, मैं इंजीनियर का ऑफिसर हूँ, 56 माउंटेन ब्रिगेड की लड़ाई में हम लोग थे 0.4875 में। उसके बाद हम लोगों ने ट्रैक बनाया मैडम, पहले जी। 80 ट्रैक बनाया, मिल ट्रैक जिसको कहते हैं, एनिमल ट्रैक, ताकि अब हमारी जो फौज है उसको रसद पानी, उसको लॉजिस्टिक्स पहुंचा सके। आसानी उसके से, बाद जी। उसको फिर धीरे धीरे डेवलप किया गया उसमें लेके। तो हम लोग को समय लगा, और यूं उनके बीच में गोला खाते हुए हम लोग ये काम कर रहे थे। उन्होंने वो तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी, और अपनी पोस्ट को काफी अच्छी तरीके से उन लोगों ने वो उसको मेंटेन कर प्लान रखा था। करके आए थे सर, जैसा कि मैंने पढ़ा था, जी प्लान करके आए थे। 4,000, जी लगभग मेरे ख्याल से 4,000 सैनिक उनके साथ घुसपैठ की थी। और किसी जी जी चरवाहे को ये पता चला था, तब वहां से सूचना हमें अचानक से जी प्राप्त हुई। और ये बहुत बड़ी, मैं तो कहूंगी, भारत सरकार की सूझबूझ थी कि एकदम से इतनी बड़ी संख्या में कोई बिल्कुल, घुसपैठ कर ले और इस तरह से हम जीते युद्ध को। तो ये अपना अपना बहुत गौरव की बात है हमारे लिए। बहुत गौरव की बात जी। है, बहुत बड़ी जी। बात है मैडम। उन्होंने जी। बकायदा जो जो रास्ता है, जिसको वो कारगिल और लेह का जो रास्ता है, हम्म। वर्चुअली दे हैड कट ऑफ दैट रूट, हम्म। टाइगर हिल 0.4875, जहां पर वो आकर बैठ गए थे, वहां से वो सीधा उस रास्ते को देख रहे थे, जो कि एकमात्र रास्ता था जो कारगिल और जी। लद्दाख को जोड़ता था। जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक ये उनका ये स्ट्रेटजी था, जो को वो हम्म। शुरू में उन्होंने ले लिया था इसको लेके। तो बाद जी। में इसीलिए हम लोगों ने पहले टाइगर हिल पे धीरे धीरे बाकी हाइट्स को कैप्चर किया था। जी। 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 चलिए, बहुत अच्छा लगा। और सर, किसी दिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपका पूरा जी विवरण सुनूंगी, पूरा जो अनुभव है आपका। 1 घंटा जी आपके मैडम, लिए समय देने का मन है कि हमारे युवाओं तक बिल्कुल। वो चीजें पहुंचे जो उस समय जी उपस्थित थे, और किन परिस्थितियों में, किन संघर्षों के साथ आप सबने युद्ध लड़ा। मैं भाई साहब कर्नलजीत पाल सिंह, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो भाई साहब चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। पूछना चाहता हूँ, हाँ जो जी। अपने भारत के युवाओं के लिए हाँ। एक मोटिवेशनल फैक्टर भी मैं कहूँगा, कि जो जवान हमारे वहाँ पर सीमा पर कारगिल में डटे हुए थे, और इन विषम परिस्थितियों में, जिस तरह की टेम्परेचर भी वहाँ पर -डिग्री में था, और तरह तरह की विषम परिस्थितियां थी, हाइट थी, से थी, उनको साहस, शौर्य और इस तरह से जो भावना उनके अंदर जागृत होती हैं, उसका उसका जागृत होने का, वो कैसे जागृत होती हैं, किस तरह से हमारी लीडरशिप, अपनी फौज जो हमारी वहाँ डटी हुई होती है, उनमें कैसे पैदा होती हैं, अपने युवाओं के लिए, देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति, इस सवाल का आप थोड़ा सा युवाओं के लिए जवाब दें। दीपक जी। दीपक सर, आपसे प्रश्न किया है कर्नल जेपी सिंह ने। युवाओं के को मोटिवेट करने के लिए डिफेंस के प्रति किस तरह से जो है हमारे जवानों में, जो सैनिक डटे हुए होते हैं सीमा पर,
और इस तरह की विषम परिस्थितियों में उनके अंदर कहाँ से राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना जागृत होती है, कैसे होती है, उस तरह से हमारे युवाओं में उस तरह से भावना जागृत हो, इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया सर आपने ये प्रश्न किया है। सर, युवाओं में ये भावना तभी जागृत होगी जब उनको बचपन से उनको शिक्षा वैसी दी जाएगी, देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की और वीरों की गाथाओं की। ये बहुत जरूरी है। इसमें एनसीसी का रोल बहुत ज्यादा है। यदि बच्चे एनसीसी ज्वाइन करे और उनको एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग हो, तो हमारे युवा जो भटके में है, जो और बहुत ज्यादा चीजों में आजकल जो डिजिटल मीडिया या और ज्यादा नारकोटिक्स, ड्रग्स, बहुत ज्यादा चीजों में हमें लगता है, उससे वो ध्यान हटाकर इस तरफ ध्यान देंगे। और हमें ये भी जरूरत है कि शिक्षा के अलावा डिफेंस फोर्सेस को और भी आकर्षक बनाया जाए, उसको आकर्षक बनाया जाए ताकि अच्छे अच्छे युवा आए और एक अच्छे लीडरशिप को जो है वो भविष्य में प्रदान करे। क्योंकि जिस देश का भविष्य सेना पर सुरक्षित होगा और जिसके सेना मजबूत होगी, वही आगे बढ़ेगा। 1000 साल तक हम लोग पे आक्रमण हुआ है, ये सबको पता है। और हर बार जब से आजादी हुई उसके पहले तक हम जीते नहीं हैं। हम पे मुगलों का आक्रमण हुआ लगातार। 9वीं शताब्दी से लेकर आप देखें तो सब हमेशा हम पर अटैक हुआ और हम जो हमेशा हारते रहे। जी, कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी सर, आपसे पूछूंगी कि कहीं ना कहीं जो हमारी पहली शिक्षा प्रणाली थी, शिक्षा नीति थी, जो हमारे सिलेबस थे, उसमें हमारी राष्ट्रीयता को नहीं दिखाया गया है, बच्चों में वो चीज नहीं इनकलकुलेट करी गई है। तो बहुत आवश्यक है कि हमारी बचपन से ही शिक्षा नीति ऐसी हो, ऐसे सिलेबस आए कि उनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव आए, राष्ट्रीयता का और वीरता का। हमारे हर भगवान के पास हथियार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हर भगवान के पास हथियार होते हैं। हमें बिल्कुल अहिंसा का पाठ ऐसे पढ़ा दिया गया कि हम बिल्कुल लाचार खड़े कर दिए इस समय, लाचार हो गए। हाँ, और अहिंसा को, हमारी अहिंसा को, हमारी सहिष्णुता को आक्रमणकारियों ने, पड़ोसी देशों ने हमारी कमजोरी समझा। राइट, सहनशीलता को। जी भाई साहब, आगे बढ़ाइए आप। बहुत ही अच्छा आपने युवाओं को संदेश दिया है कि राष्ट्रीयता और देशभक्ति का भाव जिस तरह से हमारे तीनों सेनाएं युद्ध के दौरान दर्शाती हैं, उससे बड़ा राष्ट्र के प्रति सम्मान, शौर्य और उसके प्रति जो हम बलिदान हमारे जवान देते हैं, उससे बड़ा कोई भी राष्ट्र के प्रति देशभक्ति नहीं हो सकती। तो युवाओं के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मेरे युवाएं, जो देश के युवा हैं, युवतियां हैं, वो भारतीय सेनाओं में आए और देश की सेवा करें, क्योंकि इससे बड़ा सम्मान मिलता है, इससे बड़ा हमको खुद को स्वाभिमान के साथ जीने का हौसला बढ़ता है हमारा। तो मैं कर्नल दीपक जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने कारगिल युद्ध के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और युवाओं को एक अच्छा संदेश दिया है। अब मैं आग्रह करता हूं, हमारे बीच एक भूतपूर्व सैनिक सुभाष जी बैठे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो कारगिल युद्ध के बारे में अपने वक्तव्य रखें। सर सुबेश जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए अपनी साइड से। जी सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि मैम आपका भी और भारत वंदन चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस तरीके का मौका दिया। और मैं अभी कारगिल युद्ध के बारे में, उस टाइम जब कारगिल युद्ध हुआ तो मैं 16 कोप सिग्नल रेजिमेंट में पोस्टेड था और वहाँ से हमारा एक बैठ गया था सम सेक्टर की साइड में। वहाँ से हमने ज़्यादातर जो सभी लोगों को, जो कोर के जितने भी सीनियर ऑफिसर और जो भी वहाँ पर
फ्रंट फाइटर थे उनको सबको कम्युनिकेशन और जितने भी हमारी ड्यूटी थी वो सब हमने करी थी वहाँ पर जाकर। जी और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतना उस टाइम भी और आज भी इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने इतने बड़े युद्ध में देश की सेवा करी। और आज भी मैं उस दिन को याद करके एकदम से बहुत ही भावुक हो जाता हूँ कि इतने सारे हमारे भाई, हमारे ऑफिसर, हमारे जवान और अ, शहीद हुए, मैं उन सभी को जी हृदय से नमन करता हूँ जी और उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ। और ये आज के परिप्रेक्ष्य में जो कारगिल युद्ध में, क्योंकि हम सिग्नल रेजिमेंट में थे तो हमारा जो सारा काम है कम्युनिकेशन का, जो कि पूरे कोर को हमने 16 कोर का जितना भी टूल्स था सभी को और जितना भी वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट और जो भी है सभी को सही तरीके से दिया। और ये युद्ध हमारा जो शुरू हुआ 3 मई से लेके और 26 जुलाई तक, 26 जुलाई को हमने युद्ध विराम घोषित किया। और युद्ध विराम घोषित करने के बाद में हमने इसको कारगिल दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। और इस देश की खातिर जीना और इस देश की खातिर ही मरना है हमें। मैं अभी जो आने वाली पीढ़ी है, यंगस्टर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं और अपने परिवार में भी मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से, अपने अपने जी सभी परिवार में, कि भाई अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि राष्ट्र सेवा क्या है, देश सेवा क्या है, समाज सेवा क्या है। इन सभी के बारे में अगर हम नहीं बताएंगे तो बच्चे सब एकल फैमिली होते जा रहे हैं और हमारे देश में एक दूसरी तरफ को धकेलते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत वे में जा रहा है हमारा जो पूरा समाज। क्योंकि ना तो वो अपनी सेना की इज्जत कर रहे हैं, ना वो अपने देश की इज्जत कर रहे हैं, ना अपनी राष्ट्र की इज्जत कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि जो एक सिपाही बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, 24 घंटे ग्लेशियर में खड़ा हुआ है, जहाँ पर -25, 30, 40 तक तापमान जाता है और वहाँ पर वो अपने मन से, तन से, हर चीज़ से अपने परिवार को छोड़कर जो सेवा देता है वो अनुकरणीय और बहुत ही ज़्यादा बड़ी सेवा मानी जाती है। बिल्कुल और मैं अभी आपसे अभी सभी लोगों का मैं धन्यवाद करते हुए एक दुआ बोलना चाहता हूँ सभी के जी लिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां देश के जन जन में राष्ट्रीयता का और देशभक्ति का भाव भरती हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने कही। और मैं अपना एक छोटा सा और एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जी कि बिल्कुल बिल्कुल सर। जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ, दादरी का। और हमारा जो स्कूल है उसका नाम है राणा संग्राम सिंह इंटर कॉलेज। और हाँ उनका इतिहास है पूरा वीरता से भरा हुआ है पूरे। बिल्कुल देखा सर मैंने। हाँ, और हमारे यहाँ पर पूरे सिसोदिया ही हैं ये। और यहाँ पर हमको मिलिट्री साइंस जो सब्जेक्ट कहीं हमने सुना भी नहीं है वो भी हमने पढ़ा है यहाँ पर शुरू से ही। तकरीबन 75 से मिलिट्री साइंस यहाँ पर पढ़ाया जाता था और लोग ज़्यादातर यहाँ पर फौज में भर्ती होते थे। अभी तो बहुत जिस तरीके से हमारे यहाँ पर शहरीकरण बढ़ रहा है, लोगों के पास संसाधन बढ़ रहे हैं, तो उस तरफ से कोई नहीं जा रहा है। अभी तो ऐसा करना पड़ेगा कि देश हित में एक बिल्कुल घर। सर, मेरे साथ 60-84 से बड़ी संख्या में युवा हैं और हम उनको बिल्कुल करेंगे, एनकरेज करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि वो सेना में अधिक से अधिक जाएं। कर्नल जेपी सिंह इस चीज के लिए जब से रिटायर्ड हुए हैं प्रयासरत रहते हैं कि युवाओं को किस तरह से ज्यादा सेना में भर्ती कराया जाए। भाई साहब मैं जेपी अपने सर से अनुभव साझा कीजिए। मैं भी जेपी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर जो हमारे यहाँ के युवा हैं उनको बिल्कुल मोटिवेट किया जाए। और एक अभी हमारी एक सेवा भारती इसमें एक संस्कार केंद्र भी खोलने जा रही है। मैं जी सेवा भारती का भी सदस्य हूँ, तो उसमें सेवा अच्छा। भारती करेगी कि जितने भी लड़के हैं जो जिस योग्य हैं, चाहे वो अगर वो सेना में सिपाही के पद पर जाना चाह रहे हैं या एनडीए में जाना चाह रहे हैं या और किसी में भी जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशनल सेंटर हम यहाँ पर खोलेंगे और सभी को उसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम ये प्रसारित करें। और ये हम जैसे अभी कोरोना हो गया था, नहीं तो अभी तक हम इस सेंटर को खोल देते,
लेकिन अब ये कोरोना की वजह से डिले चल रहा है 1 साल पूरा। तो जी, ये जी। सारा मैसेज तो देना चाहता हूँ कि ये उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचे कि यहाँ पर भाई हम निःशुल्क एनडीए की भर्ती की जितने भी जो भी उनको हम सहयोग कर सकते हैं वो किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद मेजर सुभाष सुरेश जी। राणा जी। धन्यवाद हाँ सर जी, सभी का, आपका अंजलि मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सर आपका भी, दीपक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, युवाओं के लिए भी, समाज और देश के लिए भी। आज जैसा कि मैंने पहले बताया, कल कारगिल दिवस है और इस कारगिल दिवस को हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं। और जिन परिवारों ने अपने नियर और डियर्स को, पुत्रों को, हस्बैंड को, भाई को खोया है, उनके प्रति भी हमें सम्मान व्यक्त करना चाहिए। और ये सम्मान सिर्फ जो है 26 जुलाई या 16 दिसंबर को ही नहीं, हमें जो भी शहीद परिवार हैं उनके प्रति हमारा जो है संवेदना और सम्मान हमेशा रहना चाहिए। और मेरा देश और समाज से यही आग्रह है कि जो शहीद परिवार हैं उनका समाज में, सोसाइटी में और गांव में, शहर में, सभी जगह उनका सम्मान हो। और क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है, और खोया सिर्फ इस तरह से नहीं है, देश के लिए उन्होंने बलिदानी दी है, अपनी शौर्य गाथा लिखी है, तो उनके परिवारों के लिए भी हमें सम्मान व्यक्त करना चाहिए। मैं अभी सुरेश राणे जी से सिर्फ 2 लाइन में मैं बात करना चाहूंगा कि आप देश और समाज को इस कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर क्या मैसेज देना चाहते हो कि हमारा देश की सरकारें और राज्य की सरकारें कारगिल दिवस सिर्फ सीमित जो है कम्युनिटी सेंटर तक या हॉल तक ही ना हो, पूरे देश में एक ऐसा मैसेज जाए, पूरे जन जन को, पूरे युवाओं को, युवतियों को एक ऐसा मैसेज जाए इस कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में कि देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति स्वाभिमान, देश के लिए मर मिटने की भावना, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो। आप क्या सरकार को और समाज को मैसेज देना चाहेंगे? जी सर। सर उधर से आपने अनम्यूट कर रखा है, म्यूट कर लीजिए जरा। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को उधर से। धन्यवाद जी। सर, जेपी सर। मैं कहने वाला था कि बीच में कुछ कर दूं, मैंने सोचा काय को इंटरप्ट करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा 2 मिनट में बताना चाहता था। सर आप सबको मालूम है, और हमारे बीच में 2 एक्टिव हमारे भाई हैं जिन्होंने इस वार में पार्टिसिपेट किया है। ये वार 60 डेज चला था और फाइनली 26 जुलाई को ये खत्म हो गया, खत्म कर दिया, भारत को जीत मिली। हमने काफ़ी अपने साहसी वीर खोए हैं। मुझे अभी भी याद है कि एपीएस दिल्ली धौलाकुआं का जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उसके 8 लड़के इस वॉर में शहीद हुए थे। उनकी अगर आप जाएंगे तो अभी भी उनकी फोटो लगी हुई हैं। और ये वार एक ऐसा वार है कि इस चीज को हमें पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि ये जो वर्ल्ड में पहली बार हुआ, एक तो इतनी हाइट है, दूसरा क्या है कि हम अनअवेयर पकड़े गए थे, और तीसरी बात है कि हमारा युवा पीढ़ी, युवा में हमारे में इतना जोर है। आप देखेंगे जितनी कैजुअलिटी हुई, सारे सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्टन, यंग बंदों को देखो कितना हौसला था उनका। और हमें गर्व है कि हमारी आईएमए, हमारा एनडीए इतनी ट्रेनिंग देता है कि वो जवान बच्चे आगे, सबसे आगे लीड कर रहे थे और उन पहाड़ियों पर गए और उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की। मेरी
यही रिक्वेस्ट है कि जब भी ये कोई जरूरी नहीं है, हम लोग सारे मिलके या कोई जैसे आपके नेता हैं, आपके हमारे स्कूल में हैं, जितने स्कूल के बच्चे हैं उनको अगर ये चीजें सिखाई जाएं, ये पिक्चरें दिखाई जाएं, वीडियो दिखाया जाए कि ये ऐसा ऐसा हुआ, और या उन बच्चों को उन जगह पे ले जाया जाए, तब के उनके दिल में ये आए कि हमने भी अपने देश के लिए कुछ करना है। स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, काफी चीजें कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये चला रहे। तो जिस देश का जवान ताकत है वो देश खुद ताकतवर है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आदमी आगे जा रहा है वो अपना सारा कुछ छोड़ के जा रहा है, उसने कोई परवाह नहीं की है कि पीछे उसने ये नहीं देखा कि किसने मुझे कोई मेरे घर में बिजली आई या नहीं आई, तो वो अपने लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमने इन बच्चों को मोटिवेट करना है, स्कूल में मोटिवेट करना है, स्कूल में उनको ये चीज़ें सिखाई जाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि एक थोड़ा सा मिलिट्री का सब्जेक्ट भी होना चाहिए, मिलिट्री का सब्जेक्ट यानी कि उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो बंदे तैयार रहें। और जैसे हम लोग पता नहीं कितने सालों से कहते आ रहे हैं, पता नहीं कब वो सुनवाई होगी या नहीं होगी, कि जितने भी आईएएस और ये जो कमीशन होते हैं इनको पहले 5 साल जो है आर्मी में भेजा जाए, या जो जितने भी हमारे शॉर्ट सर्विस के अफसर्स हैं जो 5 साल के बाद आते हैं उनको आईएएस आईपीएस में बनाया जाए, तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा वो मोटिवेट भी कर सकते हैं और बड़ा अच्छा एक उनको आगे उनका भविष्य भी बन सकता कि 5 साल उसने ट्रेनिंग किया, तो थोड़ा डिसिप्लिन भी आ जाएगा, डेडिकेशन भी आ जाएगी, हौसला भी आ जाएगा। तो मेरी तो इतना ही मेरे विचार में आता है। धन्यवाद सर। जी जी। और भाई साहब थोड़ा सा मैं हस्तक्षेप करूंगी, कर्नल दीपक जी के पास में मैं जाऊंगी। सर आप उस समय आपने बिल्कुल लाइव जो ये सिचुएशन देखी थी, आपने युद्ध के समय जो संघर्ष किया था, तो आप उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनकी कार्यशैली पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये पूरा सपोर्ट था, सरकार ने पूरी तरफ से हम लोग को सपोर्ट दिया और ये हर चीज उपलब्ध कराई थी, और ये देश हर देशवासी जो था वो हम लोग के साथ था, पूरा देश हमारे साथ खड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे आज भी याद है लोग आते थे पूछते थे, और मीडिया भी हमारे साथ था उस समय, और उस समय ये बरखा दत्त हम लोग के साथ ही रिपोर्ट कर रही थी, वो संजय अहिरवाल जो जी न्यूज में थे वो भी साथ में थे जी। तो कई लोग थे और हम लोग को वो मोटिवेट करते थे और ये सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग था, और जो चीजें जो उपलब्ध नहीं थी वो उपलब्ध कराई जा रही थी। तो वो सर, हम उसमें कोई जी बताइए मैडम। जी जी नहीं बोलिए सर आप। उसमें कोई कमी नहीं थी मैडम, हम लोग को बस वही था कि जो वो जो जगह थी वहां पर बहुत दुर्गम जगह थी वहां पर, और उस समय हम लोग का ट्रूप्स का बिल्डअप चल रहा था। जब ट्रूप्स का बिल्डअप चलता है उसमें टाइम लगता है, लॉजिस्टिक्स की तैयारी होती है, वो जो समय था बस वही समय लगा। बाकी एक बार जब बिल्डअप हो गया उसके बाद युद्ध में हम लोग ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सभी जनों ने बहुत वीरता से युद्ध किया और हर जगह विजय प्राप्त हुई, बहुत ज्यादा कैजुअल्टी हुई वो बात दूसरी है। माउंटेन वॉरफेयर में जिसको पहाड़ में युद्ध कहते हैं, सडनली वार था तो बड़ा मुश्किल होता है अचानक से तैयारियां करना, और इतना तो इंसान सोच ही पाता है, और हमारी भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे से उस युद्ध को संभाला, जीते, ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं अपना छोटा सा अनुभव आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो ज्यादा उम्र नहीं थी, आई वाज BSc पासिंग एट दैट टाइम सर, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगी कि टीवी कम हुआ करते थे, होते थे तो लाइट नहीं आती थी गांव में, उसके बाद भी लोग रेडियो से सुनते थे, कंटिन्यू लगा रहते थे, और हम लोगों की ये कंडीशन थी कि हम लोग रोया करते थे रोजाना, किसी ना किसी गांव से तिरंगे में लिपट कर पार्थिव शरीर आता था। और मेरे गांव के पास में सैदपुर गांव है, वहां तो ये हालत थी कि कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता था जब माँ भारती के लाडले बेटे अपना प्राणों का बलिदान नहीं देते थे।
तो जी सर मैंने ये देखा कि रोते थे लोग, लोगों के घर में मातम था। ये नहीं था कि जिसके परिवार से जा रहा है, जो दूर दूर गांव जी से जिनका कोई संबंध नहीं, जानते नहीं, वो जी भी मतलब उनके घरों में त्योहार नहीं हो रहे थे सर उस समय। जी तो जी देश ने जी बहुत साथ दिया था उस समय हमारे युद्ध से। जी 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 जीतपाल भाई साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं जरा। जी मैडम, बहुत साथ दिया तो, और मैं ये 2 लाइन कहना चाहूंगा। जी हर वक्त लगेंगे शहीदों की चिताओं पर मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशान होगा। ये बहुत बिल्कुल। फेमस ये कविता है, और ये चरितार्थ होती है इधर। हम्म, और ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन हम लोग बॉडी नहीं उठाते थे। बिल्कुल। बड़े दुख की बात थी, मगर ये होता है। हम्म, माउंटेन वॉरफेयर में कैजुअलिटी काफी हम्म, होती है, और जो जिसको ये कहते हैं कि ट्रूप्स टू टास्क रेशियो, एक हम्म, छोटी सी जगह को भी कैप्चर करने के लिए बहुत ज्यादा हम्म, फोर्स की जरूरत होती है। और आपने सही बताया कि हम्म, पहाड़ पे युद्ध करने के पहले एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत होती है, शरीर जी। को उस हाइट पर, उस हम्म, टेम्परेचर पर तैयार करने के लिए। हम्म, वो समय नहीं मिला था, जी। फिर भी मेरे जवानों ने ख्याल से 60 जी दिन ये युद्ध चला था, है ना? जी 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 हाँ। जब तक हम जो हमारे ये जानी दुश्मन पड़ोसी देश हैं, इनको हम्म, एक स्ट्रांग मैसेज नहीं जाएगा कारगिल दिवस बिल्कुल। के उपलक्ष्य पर, आप क्या हम्म, मैसेज इनको देना चाहेंगे? जिस तरह से अभी जल्द में गलवान में चाइना ने अपनी मुंह की खाई है, कारगिल हम्म, में पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी, 71 में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के दो टुकड़े बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिए, 65 की हम्म, लड़ाई में भी पाकिस्तान ने अपने मुंह की खाई थी। लेकिन अभी भी इनकी नापाक हरकतें जो है वो छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, और ये नापाक हरकतों से बाज नहीं आते हैं ये दोनों दुश्मन जो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो आज जैसे कि कल को हम कारगिल दिवस मनाने जा रहे हैं, इन दो पड़ोसी देशों को जो हमारे जानी दुश्मन हैं, इनको क्या स्ट्रांग मैसेज देना चाहोगे अपनी भारतीय सेनाओं की तरफ से, अपने देश की तरफ से? सर, ये प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश ऑलरेडी दे दिया है। हम्म, एक कहावत है, ये एक मिलिट्री प्रोवर्ब है, ऑफेंसिव जी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस, जी जो इजराइल करता है। जी पहले क्या होता था, जब हम लोग शुरू में कश्मीर में थे, जी पाकिस्तान फायर करे और आर्टिलरी फायर करने का ऑर्डर नहीं था, और वो लोग बड़ी गन, आर्टिलरी गन फायर करते थे। बाद में हमने भी शुरू किया इसको, जी पहले नहीं था ये बता दूं मैं। हम्म, दूसरी चीज, यदि वो कोई भी एक्शन ले, उसका उसी समय, जैसे गलवान में हुआ हम्म, कि तुरंत मुकाबला किया गया और तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उससे बढ़िया संदेश और कोई नहीं हो सकता है कि आप कुछ बिल्कुल सर। करोगे तो फिर तैयार हम्म, रहो। बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, जी बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, जी। तो धन्यवाद। कर्नल जीतपाल सिंह, मैं आपके पास आऊंगी। उस जी समय भाई साहब आप भी सेना में थे और बहुत सारे अनुभव आपके भी होंगे। जी तो मेरे ख्याल से लगभग 527 जवान उस समय जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कारगिल युद्ध में जी दिया था, और 1363 के करीब घायल हुए थे। जी तो भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे कारगिल युद्ध की इस ट्रेजेडी पे, कर्नल जेपी सिंह? जरूर मैं सेना में था, लेकिन जी। मैंने कारगिल युद्ध में सक्रिय भाग हम्म, नहीं लिया था। जरूर हम्म, हम स्टैंड बाई थे, अगर कहीं हम्म, जरूरत पड़ती है हम पूरे फौजी यूनिफॉर्म में तैयार थे, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे और देश के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, मिटेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। जिस तरह से बिल्कुल। कारगिल युद्ध विषम परिस्थितियों में हुआ, उसके लिए हमारी तीनों सेनाएं जो है उनका कार्य सराहनीय है।
और बिल्कुल। तीनों सेनाओं के जवानों ने जिस तरह से शहादत दे करके देश का तिरंगे की शान मान और मर्यादा को बढ़ाया है और देश का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में, उसके लिए हम सब शुक्रगुजार हैं और पूरा देश इन शहीदों के प्रति नमन और श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। इसी जी। वजह से जो है हम इनके शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कल पूरा देश जो है कारगिल दिवस मनाएगा। जिस तरह से बिल्कुल। आपने जिक्र किया 527 जो जवान ऑफिसर जेसीओ इस कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं और उनके परिवारों ने जिस तरह से अपनों को खोया है, मेरा सिर्फ यही समाज से और देश से, सरकारों से यही आग्रह रहता है कि सिर्फ सम्मान और स्वाभिमान और देश शहीदों के प्रति जो श्रद्धांजलि है, नमन है, हम उनको जी। सिर्फ ये सीमित 26 जुलाई या 16 दिसंबर तक ही ना रहे, क्योंकि जी। जो शहीद हैं, जो सैनिक हैं हमारे, जो बॉर्डर पर जब पूरा देश सोता है और वो सीमा पर जागते हैं, तो उनका किस तरह से हौसला अफजाई रहे, किस तरह से उनका मोराल ऊंचा रहे। तो उसके लिए जो है जिस तरह से कारगिल युद्ध में विषम परिस्थितियों में हमारे जवानों ने काम किया था, उस तरह से ही उनका साहस, शौर्य और उनका मोराल उस तरह से बरकरार रहे। ये बरकरार रखना हमारे सरकारों की, हमारे समाज की, हम सबकी, जन जन की, सैनिकों के प्रति और भूतपूर्व सैनिकों के प्रति एक जिम्मेवारी बनती है कि उनके प्रति हम सम्मानजनक पेश आएं और उनके स्वाभिमान की रक्षा करें और हम उनको जो है और जिस तरह से उनका मोराल बूस्ट होता है, उस तरह से हम जो है एवरीडे, प्रतिदिन, ना कि सिर्फ विजय दिवस के टाइम पर ही हम उनको याद करें, हम पूरे सैनिकों को और शहीदों को हमेशा जो है उनके याद करते रहें। यही मेरा कारगिल दिवस जो हम कल मनाने जा रहे हैं उसके प्रति, उस उपलक्ष्य में यही मेरा समाज और देश के लिए मैसेज है। काफी जब मैं फौज में था, कारगिल युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम से हम में भी काफी जोश था, पूरे देश में जोश था, पूरा जन जन, युवा, हर एक कोई जो है फौज के प्रति बहुत सम्मानजनक उनका व्यवहार था और उस तरह से जो है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति भावनाएं जो व्यक्त की जा रही थी। ये इस तरह का जो है जो व्यवहार है समाज में, सोसाइटी में, देश में, वो दिन प्रतिदिन रहना चाहिए, ना कि सिर्फ 2 दिन ही विजय दिवस के टाइम पर ही ये देश के लिए इस तरह से मैसेज जाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति हम सम्मान व्यक्त करें, उनकी हम देखभाल करें, हमारी समाज देखभाल करे, हमारी सरकारें देखभाल करें, उनके प्रति जो है उनके बच्चों को अच्छा जो है हम एजुकेशन दें और जब हम उनको देंगे तो हमारा जो युवा है, हमारी जो युवा युवतियां हैं, देश के जो नौजवान हैं, वो मोटिवेट होंगे, वो डिफेंस फोर्सेज में आएंगे और अपना जो है समय डिफेंस फोर्सेज में दे करके राष्ट्र की सेवा करेंगे। जी भाई साहब, बिल्कुल बहुत सुंदर आपने बात कही। और सुबेश जी अपना माइक ऑन कीजिए जरा उधर की साइड से। जी मैं सुबेश जी आपके पास आना चाहूंगी। उस समय आप उपस्थित थे उस संघर्ष विराम में, तो कुछ ऐसी ट्रेजेडियां हुई, कुछ वीरों ने आपके साथ भी अपने प्राणों का बलिदान दिया होगा। आप उनका नाम लेना चाहेंगे ताकि हमें भी पता चल सके और हम भी उनको नमन कर सके, और उनके परिवारों के किस जगह, किस स्थान से वो लोग आपके साथ थे जिन्होंने अपने प्राणों की शहादत दी। जी नहीं, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात रही थी। हमको इस तरीका का कोई भी मौका नहीं मिला जो हमारे डिटैचमेंट। बहुत अच्छी बात है। हम बड़े सौभाग्यशाली थे कि हमको ऐसा नहीं मिला, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हम शहीदों को वहाँ से मतलब पूरा जो उनके सम्मान के साथ में उनको बैठा के उनके घर तक भिजवाया, सभी के घर तक पहुँचवाया और हमने उनको नमन किया। और कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन 10-20 इस तरीके से लोग नहीं गए थे। और हमारे साथ में कोई भी ट्रेजेडी नहीं, क्योंकि हमारी जो फ्रंटियर फोर्स में सपोर्टिंग आर्म्स है, तो वो इतने आगे तो नहीं जाती है। जैसे कि जो लोग जो पहाड़ी पर लड़े थे वो नहीं थे हम।
हमने सिर्फ दीपक जी। टेक्निकली जी ऐसी इस तरीके की जो हमारी सपोर्ट थी वहाँ पर। जी, दीपक जी माइक ऑन कीजिए अपना। जी मैडम। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैडम ये सर ने ऑलरेडी बता दिया है और ये कारगिल से हमें सीख तो मिली गई है। और जैसा राणा सर ने भी बताया, शिक्षा, एजुकेशन, इस पे बच्चों को, उनको देश आजाद हुआ, कारगिल की लड़ाई क्यों हुई, वीरों की गाथाओं के अलावा लेसन्स लर्नड वो बहुत जरूरी है। लेसन्स लर्नड बहुत जरूरी है उनके लिए, मोटिवेशन। और दूसरा वो डिफेंस फोर्सेस को अट्रैक्टिव बनाना। जैसे मेजर राणा ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि ब्यूरोक्रेसी में आने के पहले वो कुछ साल सेना में काम करें। ये एक अच्छा सुझाव वहां पर। जी, उस समय और के कारगिल युद्ध के जो वॉर हीरो थे, मेरे ख्याल से कैप्टन विक्रम बत्रा जी, जिनकी लाइन आज भी कोट की जाती है, देशभक्त लोग आज भी कहते हैं कि ये दिल मांगे मोर, जैसा कि अभी कर्नल जेपी सिंह ने बताया। तो कर्नल सुरेश राणा जी ने भी ये बात कही। सर उनके साथ बहुत सारे ऐसे नाम थे जिन्होंने मुख्य पंक्ति में, अग्रिम पंक्ति में अपने प्राणों की शहादत दी। देखिए शहादत तो खैर सभी की बराबर होती है, लेकिन कुछ नाम आगे आए जैसे कि अनुज नैयर और बहुत सारे नाम थे। तो कुछ नाम हमारे दर्शकों को बताएं ताकि हमारा भी सौभाग्य हो कि हम उन्हें नमन कर सके, वंदन कर सके। मैडम ये अनुज नैयर हमारे साथ ही था और ये 17 जाट था वो, और वो हमारे ये 56 माउंटेन ब्रिगेड के हिस्सा थी। और कैप्टन बत्रा उसके जो कंपनी कमांडर थे वो मेरे कोर्समेट थे। और हाँ, ब्रिगेडियर भास्कर और कीर्ति चक्रा थे 13 जैकरिफ के। उसके बाद हम दोनों ने साथ ही स्टाफ कॉलेज किया था विलिंगटन में, जो हमने कोर्स जो किया था। और हमारे जो जवान, मेरा जो जवान था हवलदार हरि सिंह थापा, ये भी, क्योंकि जब पाकिस्तान जब गया था तो वो बहुत सारे आईडी, एक्सप्लोसिव डिवाइस वगैरह सब लगा के छोड़ के चले गए थे। तो जब ट्रुप्स जाती थी लड़ाई लड़ने तो बहुत सारे एक्सप्लोसिव थे जो हम लोग निकालते थे। उसमें हवलदार हरि सिंह थापा हमारा था जो शहीद हुआ था। और भी बहुत सारे जवान थे जो कि शहीद हुए, जिनको हाँ, जो कि लोग भूल चुके, जिनको उतना वो नाम, बहुत सारे ऐसे नाम थे कि बहुत सारे ऐसे नाम थे। हाँ, कारगिल मूवी बनी, धूप मूवी बनी और मेरे ख्याल से लक्ष्य बनी। इनके अब इसके बाद में जो लास्ट ईयर कर्नल जेपी सिंह मेरे साथ हैं भाई साहब, हमने वो मूवी देखी जो मेजर जनरल बख्शी ने बनाई है, डॉक्यूमेंट्री मूवी, बहुत शानदार मूवी बनाई है उन्होंने वो। तो उसमें भी सारे जितने भी हमारे वीर शहीद थे उनको जो है, उनके पराक्रम को उसमें बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। और वो एक ऐसी मूवी है कि देश उससे सीखेगा, युवा हमारे उससे सीखेंगे। जी, कर्नल जेपी सिंह कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, कर्नल जनरल बख्शी ने जो मूवी बनाई है, मोटिवेशनल मूवी, वो एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है। क्योंकि जिस तरह से अपने जो बैठे हैं सुभाष जी और मेजर सुरेश राणा जी ने और कर्नल दीपक जी ने विचार व्यक्त किए कि जो हमारे युवाएं हैं वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, देश के प्रति उनमें जो राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना है वो कमजोर पड़ती जा रही है। तो जो इस तरह के मूवी जनरल बख्शी साहब ने बनाई है। कर्नल जेपी सिंह, मैं आपको बीच में रोकूंगी। क्या आपको नहीं लगता है कि ये पाश्चात्य संस्कृति का सारा प्रभाव है हमारी युवा पीढ़ी पर? हाँ, बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, लेकिन इसको कैसे रोका जाए वो अपने आप में एक सेपरेट विषय है। आज जिस तरह से हम देशभक्ति, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभाव की बातें कर रहे हैं, उसमें जो है ये जरूर आपका कहना सही है कि जो ये पाश्चात्य संस्कृति उसमें एक तरह से रोड़ा है। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में क्या है कि हम जो है, जो हमारा जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो अपने के प्रति सम्मान, शहीदों के प्रति सम्मान, और उस तरह से जो है देश के प्रति, देश हमारी माता है, भारत हमारी माता है, देश हमारा मातृभूमि है, इसके लिए
मर मिटने के लिए तैयार। इस तरह की जो संस्कृति हमको जो सिखाई जाती है, हमारी जो संस्कृति सीख देती है, वो पाश्चात्य संस्कृति में नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति से ही आज हमारी जो देश की शिक्षा पद्धति है उसमें विकार आया है, हमारा जो रहन सहन है, जीवन शैली है, उसमें विकार आया है। उस विकार की वजह से जो है हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं, और उस रास्ते से भटकने की वजह से ही आज तरह तरह के विरोधी तत्व देश में पैदा हो रहे हैं। आप रोजाना टीवी पर देख रहे हैं, देश के प्रति उनका कोई सम्मानजनक कोई वक्तव्य कोई भी नहीं आता है कुछ भी कह के चला जाता है। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है कि कोई भी आएगा और हमारे देश को गाली देके चला जाएगा। ये अब सहन नहीं होगा। ये हम सबको मिलके ये आवाज उठानी है। ये बिल्कुल 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 ये जो है, और ये इस तरह से तो तभी मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैंने अपने उसमें बार बार यही कहा है कि सिर्फ 26 जुलाई या 16 दिसंबर ही सिर्फ जो है हमें देश के प्रति अपने शहीदों को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो 2 दिन फिक्स किए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो भावना है शहीदों के प्रति, सैनिकों के प्रति, भूतपूर्व सैनिकों के प्रति, सेनाओं के प्रति, ये हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार मैं ट्रेन में जी मैं किसी बारात से इलाहाबाद बारात जा रही थी, उसमें 2 नागरिक जो है वो अमेरिकन बैठे हुए थे। तो किसी ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया कि मीट कर्नल जेपी सिंह, ही इज फ्रॉम इन्फेंट्री इंडियन आर्मी। बोथ ऑफ देम, आप विश्वास करना, दोनों जो है बुजुर्ग, उनकी उम्र तकरीबन 75 साल 80 साल से ऊपर थी। दोनों खड़े होकर के उन्होंने मेरे को सल्यूट किया, और सल्यूट करने के बाद में मैंने भी उनको जो है अपना भाव व्यक्त किया, आदर भाव व्यक्त किया, और हम बैठ गए। आप विश्वास करना, जब आगे को उन्होंने मेरे से सवालों जवाब किए, और जब चर्चा हुई आर्मी के बारे में और मेरे कैरियर के बारे में, तो मैंने उनको बीच में ये बोल दिया कि मैं आई एम ए बैटल कैजुअल्टी ऑल्सो, बिलीव मी। आप विश्वास करना, दोनों बुजुर्ग अपनी सीट से खड़े हुए, उन्होंने किसी ने नहीं बोला खड़े, दोनों खड़े हुए, और उन्होंने फिर मेरे को सल्यूट किया कि आप इन्फेंट्री के हैं, आप बैटल कैजुअल्टी हैं, हम आपको सम्मान देते हैं, जो हमारा अमेरिकन कल्चर है। दोनों खड़े हुए और दोनों ने मेरे को सल्यूट किया, मैंने उनको धन्यवाद किया। तो मेरे को ना मैं सल्यूट का भूखा हूँ, ना मैं उस तरह से उनके अमेरिकन जो सिटीजन से उनसे आदर सम्मान का भूखा था। लेकिन इससे जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जो सीमा पर सैनिक डटे हुए हैं, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए ये जो सम्मान है, जो हमारा सैनिकों के प्रति स्वाभिमान की भावना है, देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रीयता देशभक्ति की भावना है, सिर्फ इन 2 दिन में ही नहीं जागृत हो, ये हमेशा ही जागृत रहनी चाहिए। कहीं पे भी सैनिक आपको मिलता है, उसका सम्मान हो, उसके स्वाभिमान की रक्षा हो, उसका मनोबल बढ़ाया जाए, जो हमारे देश में इसका अभाव है। और इस अभाव को दूर करने के लिए आज जो आपके चैनल से चर्चा हो रही है, उस अभाव को दूर करने के लिए आज हम इस चर्चा में हमारे माननीय अतिथि बैठे हुए हैं। आपने ये प्रयास किया है, मैंने अपने वक्तव्य से, अपनी बातचीत से प्रयास किया है कि ये सम्मान, इस तरह से हमारे स्वाभिमान की रक्षा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम शायद आ गई है। और कर्नल दीपक सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी मैडम। जी जी बस हाँ, आपने अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही मैसेज देने की कोशिश की है। यही जो है मेरा कहना है, और यही चैनल के माध्यम से देश को, समाज को, युवा युवतियों को क्या हम मैसेज दे रहे हैं, वो यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि, और जो युवा युवतियां हैं देश की, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं,
जो देश के भविष्य हैं उनको क्या मैसेज जाए? मैसेज सिर्फ ये जाए कि देश सर्वोपरि है, नेशन इज सुप्रीम, राष्ट्र सर्वोपरि है, सबसे पहले मैं जो है राष्ट्र आता है। हाँ जी, अगर ऐसी जी भावना जागृत होगी, देश अपने आप ही विकास के पथ पर जो है अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। जी भाई साहब, मैं कर्नल जेपी और आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगी, और आप सब भी देखते होंगे, बड़ी दुखद फोटो कई बार हमारे सामने आती हैं कि हमारे वीर सैनिक जो फौज में हैं, या तो वो जा रहे होते हैं ड्यूटी पर या वापस लौट रहे होते हैं अपने परिवारों में, और मैं कई बार वीडियोस भी देखती हूँ, वो जब सफर कर रहे होते हैं, ट्रेन में हो या बस में हो या कहीं भी हो, और वो अपने कंधों पर बहुत सारा सामान लादे होते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ गैर जिम्मेदार लोग उनको सीट तक प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी, मतलब ऐसी फोटोओं को देख के हृदय विचलित हो जाता है कि हम भारतीय संस्कृति के परिवाहक हैं क्या, जो हम इस तरह का कृत्य करते हैं? उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से आपने बताया, सैनिक अपने आप में सब तरह से सक्षम हैं। सक्षम होता है, लेकिन सर हमारा भी फर्ज होता है कि हम उनका सम्मान करें, है ना? हाँ, बिल्कुल मानता हूं मैं वो ही सम्मान की बात जो हम कर रहे हैं, वो और पाश्चात्य संस्कृति की जो हम बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर जो हमारे समाज में घुस गया है, और जिस तरह से हम वेस्टर्न कल्चर से हम घिर चुके हैं, उससे जो है युवा युवतियों पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। उससे बुरा असर सिर्फ यही पड़ रहा है कि हम राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके नहीं चल रहे हैं। हम देश हमारा जो है सर्वप्रथम है। देश जिंदा है, देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। अदरवाइज आप देख रहे हैं रोजाना जो है आतंकवादी जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं, हमारी सेनाएं जो हैं उनके जवान शहीद हो रहे हैं रोजाना, उसमें जो आतंकवादियों की घटनाएं जो है हो रही हैं। ये सिर्फ क्यों हो रही हैं? अगर देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, हमारे युवाओं में देश के प्रति सम्मान है, देश के प्रति स्वाभिमान की, हमारा देश रक्षा करता, समाज रक्षा करता हमारे स्वाभिमान की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो हमारे पड़ोसी देश हैं चीन और पाकिस्तान, उनको जाएगा। और जरूर जो है आप देखेंगे पिछले 6 साल में ऐसी कोई मेजर देश में आतंकवादी घटना नहीं हुई है, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल जो है उच्च है, पूरा जोर से है, पूरा जोर तोड़ से है, उनका मनोबल उच्च स्तर पर है। कोई अगर आप देखें कोई भी घटना जो है जम्मू कश्मीर में बगैर आतंकियों को पकड़े हुए, बगैर आतंकियों को मारे हुए कोई घटना खाली नहीं जाती है। आतंकी रोजाना मारे जा रहे हैं। वो ठीक है भाई, फौज में हम अपने राष्ट्र की, देश की सेवा करेंगे, चाहे हमें अपने जान की बलिदान भी देना पड़े। तो उस तरह से जो है युवाओं को संदेश है, और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, देश विकास कर रहा है, युवाओं को सही संदेश जा रहा है। आप पूरे देश में देख रहे हैं जो विरोधी तत्व हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं देश को तोड़ने के लिए, देश को बांटने के लिए, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि न्याय है, अन्याय नहीं है, देर है, अंधेर नहीं है, जरूर सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जय विजय होती है, और सत्य जो है हमेशा उसकी हमेशा जीत होती है। तो हम जो हैं सही रास्ते पर, अगर हमारा देश, समाज, युवा युवतियां, छात्र छात्राएं, पूरा जन जन अगर सही रास्ते पर चलेगा, देश को अपनी मातृभूमि मान करके और अपना कार्य करेगा, देश सर्वोपरि है, नेशन इज फर्स्ट, इसको मानते हुए अपने समाज में काम करेगा, अपने कार्यशैली में अपना जो है इंटरेस्ट लेगा, तो देश जरूर जो है तरक्की करेगा, देश जरूर विकास करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी मैसेज देना चाहूंगा कि हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, मनोबल पूरा ऊंचा है, उच्च स्तर का मनोबल है, और सब तरह से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से
हमारा देश, हमारी सेनाएं भरपूर हैं। पाकिस्तान आए, चाइना आए, कोई और दुश्मन आए, चाहे वो जो है किसी भी तरह से जो है हमारे ऊपर हमला करे, आक्रमण करे, उसकी हमारे सशस्त्र सेनाएं मुंह तोड़ जवाब देंगे, दिया है और आगे भी देते रहेंगे। यही से जो जी है संदेश इस कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में हम सब देना चाहेंगे। जी जी। कार्यक्रम समापन की हो रहा है। मैं सभी से एक एक टिप्पणी चाहूंगी। कर्नल दीपक सर, उस समय जब तत्कालीन मेरे ख्याल से जो सेना नायक थे वो वेद प्रकाश मलिक जी थे उस जी समय। हाँ, जी, तो जनरल उनकी मलिक जी कार्यशैली जी, पर आप क्या कहेंगे? जी जी जी। बहुत अच्छा नेतृत्व था मैडम। ये हाँ आर्मी की जो लीडरशिप है वो जी दुनिया की बेस्ट लीडरशिप है। जी और जो उनका जो मोटिवेशन, जो उनका नेतृत्व है, बहुत अच्छा रहता है। हम लोग को कहीं कोई अपने लीडरशिप से कभी कोई हम लोग को कोई शिकवा गिला नहीं रहता है। हमेशा हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। जी। पूरा उन्होंने तो सर हमें जैसे जी, सर हमें जैसे पूरा कि नेतृत्व अच्छा। हाँ सर बताइए बोलिए। मैडम। जी नहीं, बोलिए आप सर। हमें हाँ, हमें पूरा ये सपोर्ट पूरे देश का था उस समय, हर जगह से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी का, जहां से भी हो, प्राइवेट से। इनफैक्ट ये आप विश्वास नहीं करेंगी, कई कंपनियां, कई प्राइवेट पार्टीज, लोग बॉम्बे जी से आए थे और पूछते थे कि सर आपको कुछ चाहिए, हम हाँ आपके लिए क्या कर सकते हैं। जी हम लोग कहते थे कि कुछ नहीं चाहिए, जी बस आप जो है देश के साथ खड़े रहिए और इनका मोराल अप करते रहिए। इनफैक्ट बॉम्बे से बाद में लड़कियां भी आई थी जो राखी बांधी थी, अच्छा। तो बहुत सारी। हाँ, तो हमारे साथ पूरा देश खड़ा था और ये हम लोगों को पूरा सपोर्ट था, जी इसीलिए हम सर लोग जैसे जीत पा कि रहे। जी, हाँ कोई भी मैडम जो युद्ध होता है वो, आपको ये बता दूं, सेना तो एनिमेशन लड़ती से ही है। ज्यादा मनोबल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। जी जी मैं जी। क्या समझ और मैडम जो युद्ध होता है वो सेना अकेले नहीं लड़ती, पूरा देश लड़ता है। देश का हर नागरिक लड़ता है, क्योंकि सभी सफर करते हैं। सेना को भी बिल्कुल सपोर्ट की बिल्कुल। जरूरत पड़ती है हर चीज के लिए। तो सब कोई हमारे साथ खड़े थे और ये बहुत कम समय में हम लोगों ने एक दुश्मन को सबक सिखाया था। बस सर यही है जैसा कि संदेश की। उस समय एनिमेशन था, बोफोर्स तोपें काफी चर्चा में रही, जी और जी मिग 29 मिसाइल थी, 77 मिसाइल थी, और जी जैसा कि मैंने पढ़ा था कि 5000 गोले दागे गए थे, 300 मोटर यार्ड थे। सर उस विषय पर आप क्या कहेंगे? आपने सब आंखों से देखा है, भयानक मैडम, दृश्य। आपको ये बता दूं, ये जो टाइगर हिल पे जो वो लड़ाई हो रही थी, जी वो वो पीक जो है बहुत छोटा सा है और हम्म उस पे 119 गन्स, 119 आरटी गन्स फायर कर रही थी। अच्छा आप सोच सकती हैं। जी उसके अलावा मिसाइल फायर हो रही थी, हैवी मशीन गन फायर हो रही थी, मोर्टार फायर हो रहा था उस पे बहुत हैवी फायर हो रहा था। तो जैसे हम लोग माउंटेन में ट्रुप्स टू टास्क रेशियो बहुत ज्यादा होता है। यदि कोई लड़ाई प्लेन में होती है तो जिस पोस्ट को जीतने के लिए 1:3 का रेशियो होता है, वो पहाड़ पे 1:6 या 1:9 का होता है। ये हम लोग एक बेसिक फंडामेंटल्स लेके चलते हैं। तो उस जी समय जो था वो रेशियो भी जो था उसका भी दोगुना था, क्योंकि हम लोग के पास कोई सपोर्ट नहीं था, चारों तरफ खुला मैदान था। यदि उनके जो गोले आते थे तो बस हम लोग पत्थर में छिपते थे और कुछ नहीं था वहां पर। जी 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 तो ये लड़ाई जो हुई थी ये काफी जोश के साथ और ये वो बहुत प्लानिंग के साथ लड़ी गई थी और पूरा अच्छे नेतृत्व था सबका और देश ने पूरा पूरा साथ दिया, तभी जो हम लोग ये जीत पाए इस लड़ाई को मैडम। जी 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 जी। मेजर सुरेश राणा काफी समय से हमें सुन रहे हैं। सर आप उधर से अनम्यूट कर लीजिए। मेजर सुरेश राणा जी। सर आप बेशक उस समय युद्ध में नहीं थे, लेकिन सेना में थे, आपको सब दृश्य पता होगा।
तो पड़ोसी देशों में से केवल हमारा रूस ने साथ दिया था, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं सुन नहीं पाया, क्या बोला आपने, कि एक बार फिर बताइए। हाँ जी सर। सर जैसे कि बेशक आप उस समय युद्ध में नहीं थे, लेकिन हर सैनिक वहाँ अपना पूरी जानकारी रख रहा था हर पल की कि कारगिल में चल क्या रहा है, क्योंकि देश का आम आदमी भी उसको हर पल की जानकारी रख रहा था। तो लाजमी है कि आप लोगों को तो बिल्कुल पता होगा कि क्या चल रहा है। तो सर उस समय जो रूस था उसने हमारा साथ दिया, बाकी किसी ने साथ नहीं दिया। तो उस पे क्या कहना चाहेंगे उस विषय पे पड़ोसी देशों में? पड़ोसी देश के बारे में तो मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाहती हैं, पर मैं मेरा आपको कहने का सर मतलब ये है कि पड़ोसी देशों में से केवल हमारा साथ रूस ने दिया था, बाकी किसी ने नहीं दिया था। तो सर इस पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए मैडम, ये बड़े ऊपर की बातें हैं हमारा, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता कि रूस ने किया या रशिया ने किया, जिसने हर कोई अपनी अपनी वो कर रहा। हमारा एम है कि कारगिल दिवस जो था वो हमारे सिर्फ बहादुर जवानों अफसरों के कारण ही लड़ा गया और उन्हीं के कारण ही जीता गया। और इनको मोटिवेट करने के लिए सारे मीडिया भी था उसमें, और मैं तो चाहता हूँ, कहता हूँ कि और किसी का वो नहीं है। मीडिया हो गया आपका, हमारी गवर्नमेंट होगी, हमारे जी सिविलियन भाई लोग हो गए, जैसे कि अभी कर्नल दीपक ने बताया कि कई बॉम्बे से हीरो हीरोइन आए थे, उन्होंने राखियां बांधी। ये मैं कहता हूँ कि रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। आप कितना भी वो हो, एक आदमी को सहारा मिल गया तो बिल्कुल जितना बिल्कुल सहारा बिल्कुल इतना मिल जाता है, इससे ज्यादा और कोई नहीं है। जैसे हमारे देखिए काफी जवान थे, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा थे, फिर आपका एक एक गन्नेडियर और जैकरेफ वालों का काफी नुकसान हुआ था। और हमारे जवान भी थे, जैसे एक इसका ग्रेनेडियर का था, मेरे ख्याल से 18 ग्रेनेडियर 13 का योगेंद्र सिंह यादव था। और एक के संजय सिंह था, आई थिंक स्पाई था वो भी। और बाकी तो काफी अफसर्स थे, यंग थे। और आपको ये मानना पड़ेगा, हमें बड़ी सीख लेनी पड़ेगी इससे कि इतना युवा लोगों में जोश था। सारे युवा लड़के थे, यंग थे, एकदम आईएमए से आए हुए थे, और उन्होंने कितना जोश दिखाया। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक जब आपको मालूम है कि ऊपर से फायर आ रही है। आज मैं एक मेरे ख्याल से एफएम में अभी दिल्ली से आ रहा था, तो मैं उसमें एक एंकर थे, तो वो कहानी बता रहे थे कि भाई एक, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, याद नहीं आ रहा, कि एक कैप्टन साहब का था, अनुज बत्रा नहीं, कुछ ऐसा नाम था, नायक, अनुज मेरे ख्याल से। तो अनुज नायक। इन्होंने अपनी माँ के पास जब ये स्कूल से हटे हैं और एनडीए में चले गए हैं, तो एक लड़की को बोला, मैडम मम्मा आपसे आएगा ना, एक आज कोई मिलने आएगा। मिलने आया तो वो लड़की आई, पूछा क्या है, तो काफी कुछ उसने बताया। उसने बोला कि क्या आप सीरियस हो? हाँ, मैं इनसे शादी करूंगा। तो वो शादी उनकी मेरे ख्याल से सितंबर में होनी थी, वो सारा कुछ था, और उनका रिंग सेरेमनी वगैरह होगी थी। और ये वहाँ पे लड़ाई में जाने लगे, तो अपनी वो फियांसी की फोटो और अपनी रिंग जो थी वो उनके कमांडिंग ऑफिसर्स को दे दिया कि सर ये आप रखो। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम तो यार बहादुर हो, तुम वापस आओगे, इसको साथ में रखो। बोलता नहीं सर, मैं आगे जा रहा हूँ और मैं मार के आऊँगा, मुझे पता है कि मैं मार के आऊँगा, पर अगर बाई दी वे कहीं मैं किसी जगह पे कुछ मुझे हो जाए, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी फियांसी की फोटो पाकिस्तान के हाथ में लगे। ये कहना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा अच्छा है। आप उस वक्त बंदे के जज्बात देखिए क्या होंगे। बिल्कुल। तो ये हमें हमें नहीं मालूम है किस देश ने पड़ोसी देश कौन हमारा दोस्त है, किसने क्या किया। हमें ये मालूम है कि हमारे जवानों ने क्या किया, हमारे क्या नाम बहादुर जवानों ने क्या किया, हमारे बहादुर अफसरों ने क्या किया, जीसू साहब ने क्या किया। जैसे आपके पास ये हवलदार सुबेश साहब बैठे हुए हैं, आप ये देखिए। ये कहना आसान है कि भाई मैं स्पोर्टिंग वो था, पर आप
समझेंगे कि सारी कामी लड़ाई में जो है, मैं देखा जाए तो इनका सिग्नल का बहुत है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारे पास सिर्फ लैंडलाइन कम्युनिकेशन होता है। लैंडलाइन अगर हो गया, टूट गया, तो आपको चाहे गोलियां बरस रही है, उसको लाइन को ठीक करना है। तो सब किसी की, हर किसी की, चाहे वो ASC वाला है, चाहे वो किसी का है, सारों ने, उन्होंने अपने अपने पार्टिसिपेट किया है। तो हमें बड़ा गर्व, हमें अपने जवानों के ऊपर गर्व है। और हम आज, जैसे कर्नल JP सर ने भी बोला कि हमें ये नहीं है कि 26 जनवरी और कारगिल दिवस और विजय दिवस के ऊपर ही याद रखना चाहिए। हमारा ये होना चाहिए कि हम हर कोई अपना ये बोले कि मैंने महीने में एक बार एक परिवार से मिलना है। आपके पास कारगिल, हम दिल्ली के नजदीक हैं, हम और कहीं नहीं जा सकते, तो अगर हम कारगिल अपार्टमेंट में द्वारका में जाके एक बार, मैं आपने बहुत अच्छी सलाह दी है और भारत वंदन ये जरूर पहुंचेगा वहां पे। बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी सलाह दी है आपने, बहुत अच्छा बताया आपने। एक बार चले जाएंगे तो उनको एक गर्व होगा कि उनके अगर अपने ने जान खोई है तो हमारा देश हमारे पीछे है। जिस देश के खातिर उन्होंने जान की है, उस देश के वासी जो है वो हमारा ख्याल रख रहे हैं। वो किसी से कुछ नहीं मांग रहे, कम से कम इतना प्रोत्साहन तो दिया जा सकता है उसको। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू यही वो है कि ये जरूर आप इसको बताइए लोगों को कि ऐसे होना चाहिए। लोग मिलने जाएं उनसे, उनको बड़ा अच्छा लगे। उनके बच्चों को, जो छोटे, जिन्होंने माँ बाप नहीं देखे हैं, उनके दिल में वो आएगा। मैं एक और सुन रहा था कि एक लेडी के हस्बैंड हो गए, डेथ हो गया, और उन्होंने बलिदानी दे दिया। तो उनके 2 लड़के थे, और उस लेडी ने, आप देखिए ये कितना जज्बा तकड़ा है कि उस माँ ने अपने दोनों बेटे फौज में दिए, भेजे, उनको बोला, दोनों को NDA में गए हैं वो, और अफसर बने हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे देश की नारी शक्ति ही है। हमारे देश की ये नारी शक्ति ही है कि देश के प्रति इतनी समर्पित रहती है कि सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी तो वो देशभक्ति को जानती है कि मातृभूमि के प्रति हमारा क्या फर्ज होता है। मैं ऐसी वीरांगनाओं को बहुत बहुत नमन करती हूँ, देश की वीरांगनाओं को, जो इस तरह का भाव अपने हृदय में रख के अपने बच्चों को, अपने पतियों को सेना में दे। बिल्कुल सर। और कार्यक्रम मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ कि उसमें कितना उसने अपना जीवन खोया, उसके जीवन साथी को खोया, फिर बच्चे पाले, फिर उसने वही फौज में भेज दिया, जबकि उसको मालूम था कि कुछ भी हो सकता है। तो हमें बड़ा गर्व है अपने, हमें किसी पड़ोसी देश के ऊपर गर्व नहीं है, हमें अपने देशवासियों के ऊपर, हमारी मातृ शक्ति के ऊपर, हमारे युवा लोगों के ऊपर और हमारी लीडरशिप के ऊपर बहुत गर्व है। धन्यवाद जी। और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता नहीं है, ये श्रोता नहीं कहूंगी, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो समाज के क्षेत्र से है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र से है। कवि भगवत शर्मा जी जो हमारे ग्रेटर नोएडा के मंडल प्रभारी हैं भाजपा के, और भारत वंदन न्यूज के पत्रकार हैं, और जयसिंह आर्य जी अंतर्राष्ट्रीय गीतकार जो बहुत बड़ा ओहदा अपना साहित्य के क्षेत्र में रखते हैं। दादा बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, भैया बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ आपका कि आप भारत वंदन के लिए आपने विशेष समय निकाला। और स्टार्टिंग में भी, शुरू में बहुत सारे, प्रकाश सोना जी साहित्यकार पानीपत से हमारे साथ जुड़े, कुणाल तोमर जी, कुलदीप कादियान जी और कवि विनय शर्मा जी मुंबई से, सभी का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप सभी को भारत वंदन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। और पटल पर उपस्थित आप सभी ने बहुत समय दिया। मैं बस यही कहूंगी कि पाकिस्तान को पराजित कर पराक्रम की गौरव गाथा है कारगिल विजय।